देश का युवा इस वक्त सड़कों पर है। कहीं वो सिस्टम की बेरुखी को लेकर लगातार आक्रोश जता रहा है, तो कहीं वो अपनी परेशानियों की वजह से पेपर लीक को लगातार वजह बता रहा है। कहीं सवाल बुनियादी जरूरतों का भी है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें आपको हम दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि इनके पीछे की वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले आप इस वक्त 5 तस्वीरों को देखिए। ये देश के भविष्य की, वर्तमान की, बिहार की राजधानी पटना से लेकर मध्य प्रदेश के बड़वानी, यूपी में लखनऊ से दिल्ली तक छात्र प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। इन सभी के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से तफसील से बताएंगे, जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पटना से सामने आई तस्वीरों के साथ। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का एक गुट आज सीएम हाउस घेरने निकला है और छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंदर पर फोर्स की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ जवानों को भी उतारा गया है, लेकिन छात्र जेपी गोलंबर पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर डाक बंगला पहुंच गए हैं। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और छात्रों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला है और इससे पहले डाक बंगला पर सीआरपीएफ जवानों के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई है। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये तस्वीरें पटना की है, जहां पर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। छात्रों का एक गुट आज सीएम हाउस घेराव के लिए निकला और ये देखिए किस तरह से वहां पर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। सड़क पर ये महासंग्राम चल रहा है। पसीने से लथपथ युवा इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। तो शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उनकी मांगे क्या हैं। तो सबसे पहले आपको हम वही बताते हैं कि आखिर इन छात्रों की मांगे क्या है। दरअसल पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगे क्या क्या हैं, उसमें एक नंबर पर आता है जो इस वक्त आपके सामने है। TRE 4 भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ये इस वक्त चाहते हैं छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो दूसरी वजह वो मानते हैं, वो जो चाहते हैं वो ये कि TRE 4 भर्ती प्रक्रिया बहुत सहज, आसान बनाई जाए। साथ ही इसके BSSC से संविदा कर्मियों को मिलने वाला जो वेटेज है वो भी ख़त्म किया जाए। इस बात की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं छात्र। इसके अलावा जो चौथी उनकी मांग है वो है BSSC CGL 4 ग्रेड और BSO परीक्षाओं की जो तारीख है उन्हें जारी किया जाए। इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक 5वीं मांग उनकी है लाइब्रेरियन और साथ ही BET यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भर्ती हो। ये भर्ती की जो परीक्षा है वो क्यों नहीं हो पा रही है। छठी जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनकी चाहत है वो ये कि विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। 7वीं प्रक्रिया डोमिसाइल नीति लागू हो और स्थानीय जो रोजगार है वो लोगों को मिल पाए। सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि रोजगार होगा तभी लोग अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करेंगे। 8वीं मांग है सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए। इस बात को लेकर भी प्रोटेस्टर्स लगातार अपनी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो 9वीं मांग है वो है दरोगा, सिपाही, BSSC और BPSC को लेकर सभी भर्ती परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। पारदर्शिता की मांग ये छात्र चाहते हैं। अब आपको सुनवाते हैं प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या कहना है। सामने उतर के और यहाँ जगह जगह पे बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है। हमारे पास पूरा सबूत है, फिर भी नहीं सुना जा रहा है। और हम लोग जब यहाँ पे अहिंसक रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग का एग्जाम 3 साल से एग्जाम नहीं लिया गया है। हम लोग एग्जाम सरकार आयोग से बोल रहे हैं एग्जाम लेने के लिए 3 साल से बैठी हुई है। सरकार का जब चुनाव आता है तो देश के युवा को बोलती है कि युवा की जरूरत है, वो अपना इलेक्शन का डेट, काउंटिंग का डेट, रिजल्ट सब चीज़ जारी करती है। और जब हम लोग का एग्जाम होता है न कार्बन कॉपी रिलीज किया जाता है न आंसर की रिलीज।
2023 में सितंबर में बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म आया हुआ था, जिसमें कि 36 लाख फॉर्म भर स्टूडेंट भरा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया सर। एग्जाम से रिलेटेड कोई नहीं। हम लोग 18 से यहाँ से है सर, लेकिन क्या करें, हम लोग का भी मजबूरी है सर। और पटना के बाद अब छात्रों का जो प्रदर्शन है उससे जुड़ी हुई अगली तस्वीर आपके सामने आने जा रही है। जो दूसरी तस्वीर है वो मध्य प्रदेश के बड़वानी की है और ये तस्वीरें किसी का भी दिल पसीज देंगी। चिलचिलाती धूप, हाईवे का किनारा और कंधे पर बैग टांगे कतार में चलते ये छोटे छोटे स्कूली बच्चे। ये कोई स्कूल ट्रिप नहीं है, ये बच्चे 20 किलोमीटर का पैदल मार्च कर रहे हैं। ये जामली में मौजूद एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चे हैं। इनका आरोप है कि स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है और उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीरें आप देखिए, अधिकारी रास्ते में बच्चों को रोककर समझा रहे हैं, लेकिन बच्चों के चेहरे की जिद देखिए, वो नहीं माने। वो सीधे जुलवानिया पहुंचे और कलेक्टर जयती सिंह से आमने सामने उन्होंने बात की। हम लोग खड़े हैं, जो भी उचित होगा और जो सर्वोत्तम होगा आप लोगों के लिए वो हम लोग। आप लोग नंबर ले लीजिए हमारे, जब भी आप कॉल करेंगे हमारी टीम आप लोगों के लिए उपस्थित रहेगी। ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। आप लोग नंबर ले लीजिए हमारे, जब भी आप कॉल करेंगे हमारी टीम आप लोगों के लिए उपस्थित रहेगी। ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। और अब आपको सुनवाते हैं ये नन्हे प्रदर्शनकारी बच्चों की मांगे क्या हैं। हम चाहते हैं कि जो ये जाति सूचक बातें बोले अपमानित किया है उनको निकाल दिया जाए स्कूल से। हम चाहते हैं कि जो ये जाति सूचक बातें बोले अपमानित किया है उनको निकाल दिया जाए स्कूल से। अब राजधानी दिल्ली का हाल आपको दिखा देते हैं। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में डॉक्टरों के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करना जरूरी होता है। ये परीक्षा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से आयोजित की जाती है। देश भर में करीब 40,000 विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स इस परीक्षा से जुड़े हैं और इस साल FMGE के परिणाम में कम पास प्रतिशत को लेकर छात्रों और डॉक्टरों में नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि परीक्षा के दौरान कुछ सवाल गलत पूछे गए, जबकि वीडियो क्लिप पर आधारित सवालों में जवाब देने के लिए सही समय नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इन वजहों से इस बार पास प्रतिशत बेहद कम रहा। इसके साथ ही पेपर की कॉपी भी बच्चों को नहीं दिखाई जा रही है और इस वजह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितने दिन से आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज 4th डे है, चौथा दिन है। क्या डिमांड है आपकी डॉक्टर, चूँकि आप डॉक्टर हैं और सरकार जो संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो आपको पास नहीं कर रही है, आपके एग्ज़ाम में जो है नंबर नहीं दे रही है, सवाल गलत आ रहे हैं, गलती किसकी है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की है, जो वहाँ करप्ट लोग बैठे हुए हैं और इतने सालों से बैठे हुए हैं। उनको इन बच्चों की बातें सुननी चाहिए और पूरा देश कहता है, पूरा वर्ल्ड कहता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ये किसान के बच्चे हैं, इनको भी अपना देश के बच्चे माने, इनकी बातों को भी जांचें, जो इनके साथ धांधली हो रही है उसको कंसिडर करें। FMG होके भी NB के पाप का घड़ा नहीं बन रहा और हमारा भला नहीं हो रहा। अगर फूट जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा। पता नहीं NB की आंख कब खुलेगी। अभी सब सो रहे हैं, हम चाहते जल्दी उन लोगों की नींद खुल जाए, इसलिए हमारा भला हो जाए। आपका जो ये सर मीडिया हाउस है, इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है, ऑनरेबल गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्टर साहब जो हैं, उनको हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा सर जो है अपने घर से, अपने कंफर्ट से बाहर आ जाएं और थोड़ा सा देख लीजिए इन बच्चों को भी, बिकॉज़ ये बच्चे भी हमारे भारत, हम भारत के हैं ना। अब छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां UPSSSC के अभ्यर्थी सीधे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर पहुंच गए हैं। तस्वीरें देखें, बाहरी पुलिस बल और बैरिकेडिंग देखी जा सकती है। छात्र लंबित वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग पर अड़े थे, हालांकि डिप्टी CM के आश्वासन के बाद वो मान गए।
छात्रों का आक्रोश आपने देखा। अब आपको बताते हैं प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस कैसे तैयारी कर रही है। पुलिस अब लाठी से पहले इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी। किसी भी प्रदर्शन को लेकर कुछ अहम जानकारियां जुटाई जाएंगी। दिल्ली पुलिस का एक्शन प्लान क्या है, आइए आपको हम बता देते हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रोफाइल, स्थानीय संपर्क खंगाले जाएंगे। साथ ही साथ जो एक और इन्फॉर्मेशन है वो ये कि किस राज्य से कितने प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, इस बात का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शन के लिए पैसा कहां से आ रहा है, इसको भी जानने की कोशिश रहेगी। भीड़ के रुकने और खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है, ये भी प्राथमिकता में जांचा जाएगा और इस बात की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा प्रदर्शन में किस संगठन की क्या भूमिका है, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा और कोई भी अगर संदिग्ध गतिविधि लगती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही है सवाल कि दिल्ली पुलिस इतनी तैयारी क्यों कर रही है। और इस बीच 5 सितंबर को दिल्ली में एक और बड़ा मार्च होने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च निकालेंगे और सीजेपी का आरोप है कि सरकार 25 जुलाई को किए गए वादों से मुकर गई है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। 5 सितंबर को लेकर ये प्रोटेस्ट है, इसको लेकर तैयारियां बड़ी की जा रही है। चीनी के बाद अब प्याज ने रुलाना शुरू किया है, उससे जुड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। त्योहारों का सीजन है, चीनी तो महंगी थी ही, अब प्याज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए जल्दी से आपको हम एक डिटेल समझा देते हैं ताकि आप समझ पाएंगे कि ये बात अब चीनी के बाद प्याज पर क्यों लागू हो रही है। दरअसल त्योहारों के सीजन से पहले ही चीनी ही के बाद अब प्याज की बारी आ चुकी है। प्याज की कीमतें आसमान छू रही है और ये मेरे पास जो इस वक्त आप दोनों तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ चीनी महंगी हो गई है, वहीं प्याज ने आंसू निकाल दिए हैं। और इन तस्वीरों के साथ आप समझिए कि अब बढ़ती कीमतों का असर रसोई पर साफ तौर पर पड़ने लगा है। पहले चीनी महंगी हुई और अब प्याज के दाम लगभग 2 गुने हो गए हैं, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में अगर हम बात करें तो प्याज की कीमतें 2 गुना हो चुकी हैं और इस महीने की शुरुआत में प्याज 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत 60 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। चीनी भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। एक महीने में चीनी की जो कीमत है वो 46% तक बढ़ चुकी है। ऐसे में आप समझिए कि लोगों की जेब पर कितना बड़ा असर आने वाले वक्त में और पड़ सकता है। इधर महंगी चीनी और महंगे प्याज का असर बाजार पर साफ नजर आ रहा है। महंगाई किस तरह आम आदमी का बजट बिगाड़ रही है, ये रिपोर्ट देखिए। जिसका दाम 1 किलो खरीद करता है वो अभी आधा किलो लेता है। बिजनेस अभी थोड़ा डाउन चलता है, बढ़ गया तो गरीब आदमी कैसे खाएगा 50 टाका किलो प्याज। यस, अभी नहीं बढ़ा, गैस तो गंडगोल है, ज़्यादा दाम हो गया। और चीनी का बहुत ज़्यादा 70 का दाम पार हो गया और खूब माने प्रॉब्लम हो रहा है कस्टमर से। दिक्कत तो है, अभी तो मार्जिन हम लोगों का घट जाएगा। अभी चीनी का समस्या आ गया तो ये एक के बाद एक चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं। तो प्याज के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल में प्याज की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है, आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं। उसका एक पूरा आंकड़ा हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल देखिए, सबसे पहले 1 साल में कितनी बढ़ी है प्याज की कीमतें। 1 साल में आप समझिए कि पहले आपको जो प्याज 27 रुपए किलो मिलता था, अब उसकी कीमत क्या हो गई है। 1 महीने के भीतर ये 27 से पहुंच गया है 35 रुपए किलो। और 1 सप्ताह पहले की बात की जाए तो ये 27 रुपए किलो मिलता था और अब देखिए अब क्या कीमतें हो गई हैं। आज की कीमत वो 50 से 65 रुपए किलो हो गई है। और ये आप चाहे ऑनलाइन चले जाइए या फिर आप थोक में खरीदने के लिए चले जाइए, आपको यही कीमतें मिलेंगी। ये जो प्याज है ना, ये 48 रुपए किलो है। 480 रुपए का ये 10 किलो बिक रहा है। मार्केट में इस बार प्याज की फसल कम है। नया प्याज जो है वो नवंबर तक मार्केट में आएगा। पहले हमको मिलता था 22 रुपया 25 रुपया ऐसा मिलता था। अभी अचानक 10-15 दिन से बहुत बढ़ोतरी हो गई कांदे की। क्या अभी सब लोग जहाँ भी जाओ उधर बढ़ रही है, सब आलू विलू कांदा प्याज भी बढ़ रही है। महंगाई से भूखा आदमी मर रहा है, तो देखना है। खाली विकास किया है, उसका कुछ फायदा नहीं। महंगाई कम करो। देखो, विकास किया है लेकिन महंगाई कम करो, ये जनता ये कह रही है। कह सकते कि प्याज अब आंखों से आंसू निकालने का काम कर रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, प्याज के दामों में इजाफा हो रहा है।
और देश के अलग अलग राज्यों में एक हफ्ते में प्याज की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, आइए आपको हम बता देते हैं। एक हफ्ते में प्याज की कीमतों का ये फासला देखिए। पहले जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो दिल्ली में कीमतें थीं, पहले थी 47 रुपये प्रति किलो और अब क्या हो गया है वो आंकड़ा, वो हो गया है 50 से 65 रुपये प्रति किलो का। इसके बाद अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, जिसकी रिपोर्ट भी आपको विनोद जगदाले दिखा रहे थे। पहले 34 रुपये किलो महाराष्ट्र में प्याज मिलता था, अब ये कीमत पहुंच गई है 42 रुपये किलो। और इसके साथ ही अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। वहाँ पहले 33 रुपये किलो मिलता था और अब वो आंकड़ा पहुँच गया है 40 से 45 रुपये। इसके बाद हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की। वहाँ पर पहले कीमतें थी 31 रुपये और अब ये कीमत पहुँच गई है 36 रुपये, 5 रुपये का सीधा इजाफा। अब हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। वहाँ समझिए पहले 35 रुपये मिलती थी और वो पहुँच गई है 43 रुपये किलो। ऐसे में एक बड़ा फासला हरियाणा समेत बाकी अलग अलग राज्यों में नजर आ रहा है प्याज की कीमतों में। महंगाई की मार से जम्मू भी अछूता नहीं है। चीनी, प्याज, लहसुन, अदरक, जम्मू के बाजारों में सब कुछ महंगा बिक रहा है। जम्मू से देखिए TV9 संवाददाता रमन सैनी की रिपोर्ट। लगातार देश में बढ़ते हुए प्याज के दाम ने खाने की प्लेट से स्वाद का जायका जो है वो तकरीबन गायब कर दिया है, क्योंकि प्याज के रेट तकरीबन 60 रुपये से और उसके ऊपर जो है वो बिकते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे वो MP में जो बरसात हुई है जिसकी वजह से फसल खराब हो चुकी है, जो हमारे स्टॉक पड़े होते हैं पीछे वो भी पानी की वजह से थोड़े खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी उछाल आया, लेकिन अभी नई फसल आने वाली है। प्याज यहाँ पर अभी पहुँच रहा है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर पिछले 1-1.5 हफ्ते की बात करें तो जो प्याज करीबन 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा था वो अब 60 रुपये किलो तक पहुँच चुका है, यानी कि करीबन 40% उछाल जो है वो इस समय प्याज के दाम में देखने को मिल रहा है। तो आप समझिए कि प्याज की जो कीमतें हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं और ये कहां तक जाकर रुकेंगी अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन ऐसे में एक सवाल जो अहम हो जाता है कि आखिर प्याज की कीमतों में उछाल की वजह क्या है। तो ये भी आपको हम एक एक करके बता देते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये कि रबी फसल का स्टॉक समय से पहले ख़त्म हो गया है। पहली बड़ी वजह जिस वजह से प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं। दूसरी वजह बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से जो फसल है उसको नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ऐसी जगह पर जहां उम्मीद नहीं की जा रही थी वहां बारिश हो गई और ओलावृष्टि हुई, फसल बर्बाद हुई। तीसरी वजह खरीफ की नई फसल की बुआई में देरी हुई है और इस वजह से अब जब तक फसल आएगी अगली, उससे पहले तक आपको महंगी प्याज खानी पड़ेगी। चौथी वजह है प्याज के उत्पादन में भी गिरावट आई है और इस वजह से प्याज की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ सकती हैं आने वाले वक्त में। अभी तो 50 के आसपास का हिसाब किताब बाकी स्टेट में हम देखें तो चल रहा है प्रति किलो के हिसाब से प्याज का। पांचवी वजह त्योहारी सीजन के कारण मांग बढ़ गई है और इस वजह से भी प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है, जो अमूमन जब कमी होती है तो देखने को मिलती है, वो ये कि बड़े व्यापारियों का प्याज की जमाखोरी करना। इस वजह से ही सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि कोई भी जो सामान है उसकी कीमतें आसमान छूती हैं। चीनी, प्याज और दूसरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों का असर श्रीनगर में दिख रहा है। बढ़ती महंगाई से घाटी के लोग परेशान हैं। श्रीनगर से देखिए TV9 संवाददाता महराज अहमद की ये रिपोर्ट। जो व्यापारी है उनके अनुसार जो दरें या कीमतें प्याज की अभी देखी जा रही है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह जो है कि बाहर से ही प्याज जो यहाँ पे आ रहा है वो उसकी दाम जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उस हिसाब से जो बाहर का प्याज है यहाँ पे 60 रुपये प्रति केजी अभी ज़मीनी स्तर पर बिकते हुए देखा जा रहा है। अभी कोई प्याज जो सबसे अच्छा प्याज है वो 55 रुपये तक है अभी हुआ है और जो मतलब दूसरे ग्रेड का है वो 45 रुपये है। लेकिन ये प्याज वहीं से किलो हो रहा है क्योंकि जब यहाँ प्याज ज़्यादा आता है तो ये तो मैक्सिमम के प्याज सस्ता होता है। इस वक्त प्याज बहुत कम आ रहा है, इसी वजह से हो गया है प्याज रेट बढ़ गया। प्याज की कीमतें बढ़ने से लोग परेशान हैं और क्या वजह है वो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार कई कदम भी उठा रही है। सरकार की तरफ से अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं उसका एक ब्यौरा आपके सामने हम लेकर आए हैं। प्याज के बढ़ते दाम के बाद एक्शन में सरकार है। सरकार ने प्याज का स्टॉक रिलीज कर दिया है। कांदा एक्सप्रेस से प्याज की ढुलाई शुरू हो गई है। नासिक से बड़े बाजारों तक प्याज को पहुंचाया जा रहा है। इसमें दिल्ली, चेन्नई, मदुरई और गुवाहाटी के लिए प्याज रिलीज की गई है। इस पहल का मकसद बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखना है। प्याज की कीमतों में अचानक आए जो ये तेज उछाल है इसको रोकना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
तो इस तरह से कोशिश की जा रही है कि प्याज की कीमतों को काबू किया जा सके। अब हम न्यूज़ काउंटर में आपको अगली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं और अब हम बात करते हैं हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने हिजाब की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना जरूरी है। स्कूल में अनुशासन के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है और इससे बच्चों में बराबरी की भावना रहती है और स्कूल की अपनी पहचान भी बनती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला 11वीं कक्षा की एक छात्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया है। याचिका लगाने वाली छात्रा प्रयागराज की रहने वाली है। छात्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि वो क्लास 6 से 10 तक हिजाब पहनकर ही स्कूल में पढ़ाई करती थी। 11वीं कक्षा में भी हिजाब पहनकर ही स्कूल जाना चाहती है, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही है। तो स्कूल ड्रेस कोड को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और क्या क्या कहा है, आपको हम इसके बारे में बता देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं की जा सकती है। ये यूनिफॉर्म के विचार के खिलाफ है और इससे स्कूल के अनुशासन को तय करने का अधिकार संस्थान की बजाय अलग अलग छात्रों के हाथ में चला जाता है और इसी को लेकर कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है, जिसको लेकर याचिका को रद्द किया गया है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक दलों ने कैसी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुन लीजिए। जो शिक्षा का संस्था है या जो स्कूल धर्म के आधार पे नहीं बना है, वहां तो यूनिफॉर्म और सिलेबस के आधार पे उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे मैं वहां पढ़ाई करना चाहती हूं लेकिन वहां के रूल्स को नहीं फॉलो करूंगी ना। तो स्कूल प्रशासन का नियम नहीं टूटना चाहिए ताकि सभी छात्र एक रूपता में रहें। इसके साथ साथ धर्म किसी विशेष के पर भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन को करनी चाहिए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने क्या कहा है, उनकी राय भी सुनना बहुत जरूरी है इस मसले पर। इस्लाम का ये अहम हिस्सा है। हिजाब औरत के ऊपर वाजिब है, कंपलसरी है, जरूरी है। अब ये कि अगर कुछ परसेंटेज हिजाब नहीं करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब को लेकर बहुत अफसोसनाक फैसला है। अगर कोई बच्ची हिजाब पहन के स्कूल जाना चाहती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, तो कोर्ट की लाठी से उसे नहीं रोकना। हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है, या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी रहते हैं, उन्हें उनकी मजहबी आज़ादी है। मूसलाधार बरसात से होने वाली आफत की बात कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गुरुग्राम और यूपी के वाराणसी तक जगह भले ही अलग अलग हो, लेकिन हालात कमोबेश एक जैसे हैं। कुछ घंटों की नॉनस्टॉप बारिश से भारी जलभराव हो गया है और इसके बाद जिंदगी पर ब्रेक लग गया है, यानी जिंदगी जल बंधक बन गई है। एक एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। आज सुबह हुई तेज बारिश से दिल्ली पानी पानी हो गई है। जल प्रहार से भयानक जल जमाव हो गया है और ये देखिए मंजर किशनगंज अंडरपास का है। ये पूरी तरह जलमग्न है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। यहाँ से कोई निकलने का जोखिम नहीं उठा सकता। इस बीच अंडरपास को पार करने की कोशिश करने वाली वैन खराब हो गई और एक इलेक्ट्रिक रिक्शा खतरा उठाते हुए इसे पार कर रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सुबह की ये तस्वीरें हैं। बारिश थोड़ी देर नॉनस्टॉप हुई और उसके बाद दिल्ली के हाल देखिए, जल प्रहार में सब कुछ जलमग्न। एक वैन खराब हो गई, एक इलेक्ट्रिक रिक्शा जैसे तैसे रास्ता पार करते हुए नजर आया। अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जो दिखाती है कैसे कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली का हाल बेहाल हो जाता है। ये उत्तर दिल्ली के कमला नगर मार्केट की तस्वीरें हैं। कैसे ये बाजार पूरी तरह जलमग्न है, सड़कें दरिया बन गई हैं, यहाँ कोई पैर भी नहीं रख सकता। सोचिए, हैरानी की बात है कि थोड़ी देर बाद जो बारिश हुई है उसके बाद कमला नगर मार्केट का ये हाल है। तो कमला नगर मार्केट अमूमन त्योहारी सीजन में खचाखच भरा रहता है, लेकिन अभी आलम यह है कि वहाँ पानी ने पूरी जगह ले ली है। दुकानों में पानी है, सड़कों पर पानी है और इस वजह से लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं यहाँ पर।
अब आपको हम दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। सीपी में भी चंद घंटों की बारिश के बाद क्या हो गया है, पार्किंग एरिया देखिए, पानी पानी आपको नजर आएगा। यहाँ खड़ी इलेक्ट्रिक साइकिल जल समाधि ले चुकी है। बाहर भी हालात अलग नहीं दिख रहे हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आम लोगों के चलने की कहीं जगह ही नहीं है। और ये हाल दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का है। मूसलाधार बारिश के चलते दिल्ली में जगह जगह जल भराव हो गया है। ये केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के करीब का हाल आपको दिखा रहे हैं। बस स्टॉप के आगे की पूरी सड़क जलमग्न हो चुकी है। जाहिर है इतने पानी में कोई कैसे इस बस स्टैंड तक पहुंचेगा, इसीलिए ये आपको खाली भी नजर आ रहा है। सवाल है कि हर बार ऐसा ही मंजर क्यों दिखाई देता है। अब आपको दिल्ली के ही बाबा खड़क सिंह मार्ग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ भी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, लिहाजा जल भराव के ही बीच गाड़ियां चलती दिख रही हैं। लेकिन पानी इतना ज्यादा भरा है जिससे गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी नजर आई है। तो बाबा खड़क सिंह मार्ग की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली में, जहां बारिश के बाद देखिए गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं और सिर्फ अगर कुछ दिख रहे हैं तो गाड़ियां दिख रही हैं, वो भी बहुत धीमी रफ्तार से। लोगों का चलना तो अब मुश्किल है इस सड़क पर। और दिल्ली के अलावा गुरुग्राम में भी बारिश के चलते आज दिल्ली की रफ्तार पर तो ब्रेक लगा ही, लेकिन गुरुग्राम के हाल देखिए। सिकंदरपुर घोसी इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। फ्लाईओवर के नीचे पानी भर गया है जिससे गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। तो गुरुग्राम की हाल देख लीजिए, और ये हर बार गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा बारिश का असर नज़र आता है। और ये देखिए जो नॉन स्टॉप थोड़ी देर की बारिश हुई उसके बाद गुरुग्राम की हालत। उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। वाराणसी में भी 12 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिसके बाद क्या हुआ तस्वीर आपके सामने है। बीच से लेकर आदमपुर शहर के तमाम इलाकों में जल भराव हो गया है। ऐसे में आम लोगों को आवाजाही करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों के बाहर भी पानी भर गया है। ऐसा ही हाल गलियों के अंदर भी नजर आया। न्यूज काउंटर में आगे बढ़ते हैं। एक्ट्रेस कृति सेनन का नया ज्वेलरी का विज्ञापन इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, लेकिन वजह विज्ञापन में पहनी गई ज्वेलरी से ज्यादा कृति सेनन का आउटफिट इसकी वजह है। रक्षाबंधन के मौके पर ज्वेलरी ब्रांड के लिए बने इस एड में कृति इंडो वेस्टर्न लुक में नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इस लुक को लेकर बहस छिड़ गई है। कई सोशल मीडिया यूजर्स कृति सेनन को टारगेट कर रहे हैं। अब इस विवाद में एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी कूद पड़ी हैं। तो कृति सेनन के आउटफिट को लेकर सवाल, और इस सवाल के बीच कंगना रनौत भी आ गई हैं सीन में। उन्होंने इस मसले पर अपना बयान दिया है, लेकिन ये ज्वेलरी का जो ऐड उन्होंने किया है कृति सेनन ने, ये रक्षाबंधन के मौके पर किया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें टारगेट कर रहे हैं। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस पूरे विवाद को लेकर लंबा चौड़ा नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, कृति पर वो बरसी हैं। महिला होने के लिए ये शानदार समय है। हमारी अलमारियां कई तरह के कपड़ों से भरी हैं और आज की महिला ग्लोबल महिला है। कॉकटेल ड्रेस से लहंगा चोली, जीन्स से साड़ी और बिकनी से सलवार कमीज तक। आज हमारे पास कपड़ों के इतने विकल्प हैं, फिर आप अपने भाई को बिकनी या अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने विकल्प कहाँ गए? और हा का उन्होंने आगे इमोजी दिया। ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है, ऐसा कंगना रनौत ने कहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कृति सेनन को लेकर कंगना रनौत ने ये पोस्ट नहीं किया है, बल्कि कई सोशल मीडिया यूजर्स भी उन्हें टारगेट पर ले रहे हैं। उनके आउटफिट को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं। कृति सेनन पर कंगना क्यों भड़क गई हैं? और इस बीच आपको हम बता रहे हैं कि कृति सेनन के आउटफिट को लेकर सवाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ओकेजन है ज्वेलरी ब्रांड का रक्षाबंधन के मौके पर एक कैंपेन करने का, एक विज्ञापन करने का, और उस विज्ञापन में उनका आउटफिट कटघरे में है सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक। कृति सेनन क्यों ट्रोल के निशाने पर हैं, आपको ये बता देते हैं।
क्यों ट्रोल हुई हैं कृति सेनन? दरअसल एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए उन्होंने विज्ञापन किया। विज्ञापन में रक्षाबंधन मनाती कृति सेनन नजर आ रही हैं और विज्ञापन में कपड़े काफी रिवीलिंग थे। कृति इंडो वेस्टर्न ड्रेस में दिखाई दे रही हैं। कृति की ड्रेस पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और उस ट्रोल करने में कंगना रनौत भी कूद पड़ी हैं। और इस पूरे विवाद पर कृति सेनन ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा क्या है, आइए आपको हम वो भी दिखा देते हैं कि आखिर कृति सेनन ने क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि किसी महिला के कपड़ों से उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान को नहीं मापा जा सकता। त्योहारों की असली भावना आपके कपड़ों में नहीं बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं में होती है जिन्हें आप दिल से मानते हैं। रक्षाबंधन सुरक्षा और प्यार का रिश्ता है और इसके जरिए उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है। और इसी के साथ ही आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस आगे बढ़ने के साथ ही न्यूज काउंटर में अगले वॉर जोन से जो खबर है वो आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान में गंभीर मानवीय संकट है, ईरान की सेना को वेतन नहीं मिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या हो रही है, ईरान के मानवीय संकट को रोकना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं। ट्रंप के आरोपों पर ईरान का पलटवार। ट्रंप फिर भ्रम में पड़ गए हैं। ट्रंप ने फिर से अपने झूठे बयान को दोहरा दिया है। वो बयान जिसके जरिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि ईरान में सब कुछ ठीक नहीं है, ईरान में सेना को वेतन नहीं मिल रहा है, ईरान के हालात को संभालने के लिए अब दखल देने की जरूरत है। ईरान ने पलटवार किया। ईरान ने कहा कि ट्रंप फिर से भ्रम में पड़ गए हैं। ट्रंप ने फिर से अपने झूठे बयान दोहरा दिए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। संसद की गृह मामलों की कमेटी बैठक में हंगामा हुआ है। विपक्ष ने बैठक में पैलेट गन पर चर्चा की मांग की है। कमेटी के चेयरमैन ने चर्चा से इनकार कर दिया है। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, इसीलिए यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। राज्यसभा की गृह मामलों पर समिति ने आज बच्चों के विरुद्ध अपराध मामले पर बैठक बुलाई थी, जिसमें ये पूरा बवाल हंगामा हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस लिहाज से कि संसद की गृह मामलों की कमेटी की बैठक में हंगामा हुआ है। हंगामे की वजह विपक्ष ने बैठक में पैलेट गन पर चर्चा की मांग की और कमेटी के चेयरमैन ने चर्चा से ही इनकार किया। उनका तर्क क्या था? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, इसलिए यहाँ चर्चा नहीं हो पाएगी। राज्यसभा की गृह मामलों पर समिति ने आज बच्चों के विरुद्ध अपराध मामले पर बैठक बुलाई थी। अमोद राय इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमोद, ये हंगामा शुरू कैसे हुआ और क्या हम मान लें कि इस हंगामे में जो बात रखी गई विपक्ष की तरफ से, उसके बाद मामला सॉर्टेड आउट हो गया, सब कुछ सुलझा लिया गया, या फिर अब ये मामला आगे बढ़ता दिख सकता है? देखिए प्रीति, इस बात में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो बैठक बुलाई गई थी ये बच्चों के खिलाफ अपराध के विषय पे था और इसमें विपक्षी दल के सांसद, खास करके आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना के सांसदों ने ये मांग किया कि जो जंतर मंतर पे छात्रों पर पैलेट गन चला था उसके मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और उस मुद्दे पे आप चर्चा करें। तो दबाव जब उन्होंने बनाया तो उसको लेकर जो चेयरमैन हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मामला अभी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें कमेटी बनी है, जांच हो रही है, उस पर यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन हंगामा इस कदर हुआ कि पूरी बैठक हो नहीं सकी क्योंकि आज इस बैठक में 4 मंत्रालयों के अधिकारियों को बुलाया गया था बच्चों पर जो अपराध होता है उस मुद्दे को लेकर। तो वो बैठक आज हो नहीं सकी और बैठक बीच में ही खत्म करना पड़ा। लेकिन चेयरमैन का साफ तौर पर यह कहना था कि चूंकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है तो उसको पार्लियामेंट में नहीं किया सकता है चर्चा, लेकिन विपक्षी दल के सभी सांसद अड़े हुए थे कि नहीं, उस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। जी अमोद, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।